प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। पीएसपी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। डेली न्यूज़ एनालिसिस के इस प्रभात ज्ञान कोश की इस सीरीज के अंदर हम लगातार आपसे विश्व, भारत और राजस्थान के करंट अफेयर्स को लेकर के प्रतिदिन चर्चा करते हैं। आज की जो सबसे महत्वपूर्ण और पहली खबर है वो पेरिस ओलंपिक से संबंधित है। और पेरिस ओलंपिक की जब हम लोग बात करते हैं तो मनु भाकर पहली भारतीय महिला है जिन्होंने शूटिंग में ओलंपिक में पदक जीता है। तो मनु भाकर ने इतिहास रचते हुए ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर बनने का कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक प्राप्त किया। तो उन्होंने कौन सा पदक प्राप्त किया है? उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। भारत के लिए पहला पदक प्राप्त करने वाली हैं मनु भाकर, यानी पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? मनु भाकर ने जीता। ठीक है, अब जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, तो अब तक जो है वो कौन से ऐसे भारतीय शूटर हैं जिन्होंने ओलंपिक के अंदर पदक जीता? तो उनमें एक तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सिल्वर पदक जीता था एथेंस ओलंपिक 2004 में। उसके बाद अभिनव बिंद्रा जो है उन्होंने गोल्ड जीता था बीजिंग ओलंपिक 2008 में। उसके बाद गगन नारंग हैं जिन्होंने कांस्य जीता था लंदन ओलंपिक 2012 में। और विजय कुमार हैं जिन्होंने सिल्वर जीता था लंदन ओलंपिक 2012 में। लेकिन मनु भाकर जो है वो प्रथम महिला शूटर हैं जिन्होंने पहली बार जो है शूटिंग के अंदर ओलंपिक में कोई पदक जीता है और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इस प्रकार से ये भारत की 5वीं शूटर हैं जिन्होंने जो है वो ओलंपिक के अंदर एक पदक जीता है। जबकि पेरिस ओलंपिक में इस बार जो है पहला पदक जीतने वाली भी कौन है? मनु भाकर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्रिकेट की बात करते हैं दोस्तों। तो अभी जो है वो क्रिकेट की जो प्रतियोगिता हुई उसमें श्रीलंका ने भारत को 8 विकेट से हराकर महिला T20 एशिया कप जीता। तो महिला T20 एशिया कप की विजेता टीम कौन है? श्रीलंका है। और उप विजेता टीम कौन है? तो उप विजेता टीम कौन सी है दोस्तों? भारत है। श्रीलंका ने भारत को परास्त किया और इस प्रकार से दाम्बुला में जो फाइनल मैच खेला गया उस फाइनल मैच को जीत करके एशिया कप T20 के अंदर जो है वो विजेता टीम कौन रही? श्रीलंका रही। जबकि उप विजेता कौन रहा? भारत रहा। ठीक है, अब फिर हम लोग अगली खबर की तरफ अपना रुख करते हैं और वो अगली खबर यूनेस्को से संबंधित है। यूनेस्को ने 46वें विश्व धरोहर समिति सत्र के दौरान विश्व धरोहर सूची में 25 नए स्थल जोड़े हैं। तो यूनेस्को ने कहाँ पर हो रहा था ये सम्मेलन? ये दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 46वां विश्व धरोहर समिति सत्र के दौरान विश्व धरोहर की सूची में कितने नए स्थल जोड़े हैं? 25 नए ऐतिहासिक स्थलों को जोड़े हैं यूनेस्को के द्वारा। तो सबसे पहली खबर तो ये बनती है कि भारत मंडपम में जो है वो 46वां विश्व धरोहर समिति का सत्र आयोजित किया गया भारत में, नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, और इसमें कितने नए स्थल जोड़े हैं ऐतिहासिक स्थल? तो इसमें जो है 25 नए स्थल जोड़े हैं, जिसमें सांस्कृतिक विरासत स्थल कितने हैं? 19 है। प्राकृतिक विरासत स्थल कितने हैं? 4 हैं। और मिश्रित श्रेणी के स्थल कितने हैं? 2 हैं। इस प्रकार से कुल 25 नए ऐतिहासिक स्थल जोड़े हैं दोस्तों। इसमें अगर प्रमुख स्थलों की बात करें तो एक तो साडो द्वीप सोने की खदानें हैं जापान की, उनको भी इस श्रेणी में शामिल किया है। उसके बाद में अगर अपन लोग देखें तो थाईलैंड में फूप फ्रावट ऐतिहासिक पार्क को जोड़ा है दोस्तों। उसके बाद में अपन लोग देखें तो यहाँ दक्षिण अफ्रीका में मानवाधिकार, मुक्ति और सुलह के लिए नेल्सन मंडेला विरासत स्थल को जोड़ा है। इटली में वाया अप्पिका को जोड़ा है। चीन में बीजिंग सेंट्रल एक्सिस को जोड़ा है। और इसमें जब अपन लोग देखें तो भारत के अंदर एक नया स्थल है जिसको जोड़ा है और वो कौन सा है? असम के मोइदम्स को जोड़ा है। ठीक है, तो मोइदम्स जो है वो भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल है जिसने भारत को विश्व धरोहर संपत्तियों की सबसे अधिक संख्या के लिए विश्व स्तर पर 6वें स्थान पर पहुंचा दिया। मतलब सर्वाधिक विश्व धरोहर वाले स्थल वाले कोई देश हैं तो उसमें भारत का स्थान कौन सा है? 6ठा स्थान है दोस्तों। और भारत के अभी कौन से स्थान को इन्होंने जोड़ा है? आसाम के मोइदम को जोड़ा है। किसको जोड़ा है? आसाम के मोइदम को जोड़ा है। और अभी विश्व धरोहर के रूप में कितने स्थल नामित किए गए? 25 ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ा है। किसने जोड़ा? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। और यह सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया? भारत मंडपम नई दिल्ली में 46वां सत्र आयोजित किया गया दोस्तों। अब हम लोग जब अगली बात करते हैं तो ये है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से संबंधित है और उन्होंने 9 राज्यों के लिए नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। ठीक है,
तो अब यहाँ पर जब अपन लोग देखें तो नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं 9 राज्यों में, और एक जो है उपराज्यपाल की नियुक्त की है, और वो कहाँ के लिए है? पुदुचेरी के लिए। इस प्रकार से कुल 10 नियुक्तियाँ की हैं। तो राजस्थान में नए राज्यपाल कौन बने हैं? हरिभाऊ किशन राव बागड़े, जो कि महाराष्ट्र के नेता हैं। उसके बाद तेलंगाना का जिम्मा किसको दिया है? जिष्णुदेव वर्मा को। झारखंड में कौन बने राज्यपाल? संतोष कुमार गंगवार। छत्तीसगढ़ में रामेन डेका बने। मेघालय में विजय शंकर बने। महाराष्ट्र में CP राधाकृष्णन जो हैं उनको बनाया गया राज्यपाल। पंजाब में गुलाब चंद कटारिया जो असम के राज्यपाल थे उनको पंजाब का राज्यपाल भी बनाया गया है। और चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका प्रशासक भी नियुक्त किया गया है। आसाम में किसको भेजा गया है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को आसाम भेजा है। उनको सिक्किम का जो है राज्यपाल थे, और उनको मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। सिक्किम में राज्यपाल कौन है? ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। और पुडुचेरी जो है उसमें उपराज्यपाल किसको नियुक्त किया गया है? के कैलाशनाथन को पुडुचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। उसके बाद दोस्तों अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो ईरान से संबंधित है। ईरान में अभी चुनाव हुए और उसमें नए राष्ट्रपति बने हैं, जिनका नाम क्या है? मसूद पेजेश्कियन। ईरान के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है? मसूद पेजेश्कियन। और मसूद पेजेश्कियन जो है ना, उनको जब ईरान का नया राष्ट्रपति चुना गया तो चुनाव को सर्वोच्च नेता जो है वो सैयद अली खौमनेई से समर्थन मिला था। ठीक है, और इन्होंने जो है वो अब इसके बाद में प्रशासन में प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति शुरू कर दी है। तो प्रथम उपराष्ट्रपति किसको बनाया गया है? मोहम्मद रजा अरेफ को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? मोहम्मद रजा अरेफ को जो है वो प्रथम उपराष्ट्रपति बनाया गया है। इस प्रकार से अपन लोग जब देखते हैं तो नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण खबर है वो किससे संबंधित है? त्रिपक्षीय सुरक्षा से संबंधित है। और ये 3 पक्षों की सुरक्षा को लेकर के और फिर एक समझौता और सहयोग को लेकर के आगे बढ़े हैं। 3 देश हैं, दक्षिण अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। तो दक्षिण अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान, इन्होंने जो है रक्षा प्रमुखों ने त्रिपक्षीय सुरक्षा सहयोग रूपरेखा को औपचारिक रूप देने वाले एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये दस्तावेज जो है वो उत्तर कोरिया के खतरों के जवाब में संयुक्त सुरक्षा के प्रयासों के तहत जो है वो उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में लगातार जो है वो युद्ध की स्थिति बनी रहती है और उत्तर कोरिया धमकी देता रहता है। तो दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान एक साथ आए हैं और उन्होंने जो है वो दक्षिण कोरिया की सुरक्षा को लेकर के और प्रतिबद्धता जाहिर की है। दोस्तों अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो फिर दक्षिण कोरिया से संबंधित है। दक्षिण कोरिया के विज्ञान मंत्रालय ने सहयोग के लिए 4 वैश्विक अनुसंधान परियोजनाओं का चयन किया है। तो दक्षिण कोरिया का विज्ञान और ICT मंत्रालय ने अगले दशक में समर्थन के लिए अग्रणी वैश्विक अनुसंधान संस्थानों के साथ 4 संयुक्त विज्ञान अनुसंधान परियोजनाओं का चयन किया है। दोस्तों कितनी परियोजनाओं का चयन किया है? 4। उसमें कौन सी है? तो एक तो दुर्लभ आइसोटोप प्रौद्योगिकी को लेकर के, और फिर दक्षिण कोरिया के द्वारा जो है वो इसमें सहयोग के लिए एक समझौता किया है। हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी को लेकर के समझौता किया है। स्वायत्त ड्राइविंग प्रौद्योगिकी को लेकर समझौता किया है। और महामारी वैक्सीन और उपचार विकास को लेकर के और फिर जो है वो अनुसंधान परियोजनाओं का चयन किया गया है। उसके बाद दोस्तों रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन। तो रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में किसको चुना गया है? डॉक्टर S श्रीधर को चुना गया है। तो CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद में केमिकल इंजीनियर और मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सुंदर गोपाल श्रीधर है ना, यानी कि S श्रीधर, इनको रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में शामिल किया गया है। तो रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में किसको शामिल किया गया है? डॉक्टर S श्रीधर को शामिल किया गया है। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो दोस्तों नीलगिरी के भाजपा सांसद मास्टर माथन का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है आज की वो यहाँ पर है IIT कानपुर और NPIT से संबंधित है, NPTI से संबंधित है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर है ना, IIT कानपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर और राष्ट्रीय पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NPTI, राष्ट्रीय पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NPTI ने अनुसंधान और प्रशिक्षण क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक सहयोग की घोषणा की है। और ये किससे संबंधित है? पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से यह समझौता जो है वो किया गया है। उसके बाद दोस्तों राजस्थान जी के कुछ महत्वपूर्ण खबर पर हम लोग चर्चा करेंगे। कौन सा बांध चंबल परियोजना पर सर्वप्रथम बनाया गया? तो चंबल परियोजना पर 4 बांध बने, इसमें से एक बांध जो है वो मध्य प्रदेश में, और वो कौन सा है? गांधी सागर है, जो सबसे पहले बना।
उसके बाद रावी व्यास नदी जल विवाद को हल करने के लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1986 के अंतर्गत 26 जनवरी 1986 को भारत सरकार ने एक आयोग की स्थापना की थी दोस्तों। तो रावी व्यास के जल के विवाद को सुलझाने के लिए कौन सा आयोग था? ईराडी आयोग था। उसके बाद अजमेर की जीवन रेखा किस बांध को कहते हैं? बीसलपुर परियोजना को कहते हैं। चंदन नलकूप जिसे थार का धड़ा कहा जाता है किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। लूनी नदी की सहायक जवाई नदी पर 1956 में पाली जिले के एरुनपुरा के पास एक बांध का निर्माण करवाया गया और उस बांध को क्या कहते हैं अपन? जवाई बांध कहते हैं दोस्तों। भीलवाड़ा नगर को पेयजल आपूर्ति हेतु किस बांध का निर्माण करवाया गया? मेजा बांध का निर्माण करवाया गया भीलवाड़ा में। व्यास परियोजना के द्वितीय चरण में किस बांध का निर्माण करवाया गया? तो पोंग बांध का निर्माण करवाया गया, जबकि पहले चरण में पड़ो बांध का निर्माण करवाया गया। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसको माना जाता है? तो सिंचाई इंजीनियर जो थे बीकानेर का, जिनका नाम क्या था? कंवर सेन, उनको इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक कहा जाता है। 12 सितंबर 2003 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 6 लिफ्ट नहरों का नामकरण महापुरुषों के नाम पर करने की घोषणा की गई और इसके तहत परिवर्तित चौधरी कुंभाराम योजना है, वो कौन सा है? सहवा योजना को किस नाम से परिवर्तित कर दिया गया? चौधरी कुंभाराम योजना के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। आज हम लोग मैप ऑफ द डे में बात करेंगे दोस्तों, कच्छ के रण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? कच्छ के रण की बात करते हैं। तो कच्छ का रण जो है वो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जिसका एक छोटा हिस्सा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में फैला हुआ है। तो गुजरात के कच्छ के अंदर जो है रण ऑफ कच्छ है और इसका छोटा सा हिस्सा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में फैला हुआ है। इसे ग्रेट रन और लिटिल रन में विभाजित किया गया है। ग्रेट रन और लिटिल रन में, लिटिल रन जो है वो कच्छ ग्रेट रण के दक्षिण पूर्व में स्थित है और दक्षिण की ओर कच्छ की खाड़ी तक फैला हुआ है। ठीक है। लिटिल रण ऑफ कच्छ भारतीय जंगली गधे का घर है और कच्छ के रण का इतिहास प्रारंभिक नवपाषाण बस्तियों से शुरू हुआ। तो इस प्रकार से जब हम लोग देखें तो भारत के गुजरात राज्य में स्थित जंगली गधा वन्यजीव अभयारण्य देश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है और वो कहाँ पर है? कच्छ के रण में स्थित है। अब फिर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं पर्सन ऑफ द डे की। तो उसमें हम लोग आज बात करेंगे जयंत विष्णु नार्लिकर की। किसकी बात करेंगे? जयंत विष्णु नार्लिकर की बात करेंगे। ये जो है मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में खगोल भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में कार्य कर चुके हैं दोस्तों। और नार्लिकर 1988 से 1992 तक भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के निदेशक भी रहे हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जब अपन लोग देखते हैं दोस्तों तो उन्हें ब्रह्मांड विज्ञान में उनके काम के लिए जाना जाता है, जिसको गुरुत्वाकर्षण के होयल नार्लिकर सिद्धांत का विकास भी शामिल है। तो नार्लिकर जो है उनको ब्रह्मांड विज्ञान में उनके कामों के लिए जाना जाता है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण के होयल नार्लिकर सिद्धांत का विकास भी शामिल है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आज बजट में फिर से मुख्यमंत्री जी कुछ नई घोषणाएं की हैं। उसमें सबसे पहले शहरों के लिए कुछ घोषणाएं की गई है, जिसमें जयपुर में द्रव्यवती नदी के विकास के काम को आगे बढ़ाया जाएगा। कौन सी नदी के विकास के काम को आगे बढ़ाया जाएगा? द्रव्यवती। जैसलमेर के पोखरण में 1000 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कहाँ पर? पोखरण में। कितने मेगावाट के? 1000 मेगावाट के। कौन से प्लांट के? सोलर प्लांट की बात करें। आसिंद क्षेत्र में शिकार पर प्रतिबंध लगाते हुए इसे आखेट निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया। किसको? आसिंद क्षेत्र को। उसके बाद में खेल स्टेडियम का निर्माण करवाया जाएगा पाली, बाली, खीवसर, नागौर और लोहावट में। उसके बाद NCC कैडेट्स को विभिन्न प्रकार के गेम्स के दौरान भत्ता जो है वो पहले कितना दिया जाता था? 150 रुपये। उसको बढ़ा करके अब कितना दिया जाएगा? 220 रुपये का भत्ता जो है वो प्रदान किया जाएगा। 10,000 से ज़्यादा आबादी वाले जो भी गांव है वहाँ पर अटल प्रगति पथ बनाया जाएगा और इस पर 1000 करोड़ से ज़्यादा का खर्च होगा। क्या नाम होगा उसका? अटल प्रगति पथ बनाया जाएगा 10,000 से ज़्यादा आबादी वाले गाँवों में। बीकानेर और भरतपुर में UIT का विकास प्राधिकरण बनेंगे। कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर करने के लिए बनी समितियों की रिपोर्ट जो भी दी है सरकार को, उस रिपोर्ट की सिफारिशें कब से लागू होंगी? तो उस रिपोर्ट की सिफारिशें लागू होंगी 1 सितंबर से। एम्स की तर्ज पर राजस्थान में भी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनेगा, है ना। तो जैसे एम्स है वैसे राजस्थान में क्या बनेगा? रिम्स बनेगा, जिसको क्या नाम दिया गया है? राजस्थान इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस नाम दिया गया है। युवाओं को सस्ती दर पर 2 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा, ये मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। और अजमेर में IT पार्क विकसित किया जाएगा। तो IT पार्क कहाँ पर विकसित किया जाएगा? तो ये विकसित किया जाएगा दोस्तों आपके अजमेर में विकसित
किया जाएगा। इस प्रकार से बजट के बाद की आज की कुछ प्रमुख घोषणाएं हैं जो यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत की। इस प्रकार से जब अपन लोग देखते हैं विश्व, भारत और राजस्थान, उसके करंट अफेयर्स को लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की। उसी प्रकार हम लोग निरंतर करंट अफेयर्स तथा प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।